बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज दिल बड़ा दुखा हुआ है और यकीन मानिए कि क्या फ़ायदा कि हम आके लोगों से के हवाले से बात करते हैं, लोग हमें देखते हैं और हम उनको सच नहीं दिखा सकते। हम उनको पूरी तरह से जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो ज़िंदगी की सऊबतें हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियाँ हैं, हम उनको नहीं दिखा सकते। ज़ाहिर है आज भी पनामा पे ही बात होगी, लेकिन मैं गुज़रते गुज़रते चलते चलते शुरू ज़रूर करना चाहूँगी। कल लाहौर के एक अस्पताल में एक ख़ातून नंगे फ़र्श के ऊपर पाँव रगड़ते रगड़ते मर गई। हमारे मुआशरे का इंसाफ तो कत्ल हुआ ही है। हमारी हुकूमतें शायद अपने इख्तियार और अपने इक़्तिदार के लालच में इस कदर मस्त हैं और हमारी सियासी जमातें कि उनको ये अवाम की, इन गरीब लोगों की जो पुकार है, जो चीखें हैं, वो सुनाई नहीं दे रही। मुआशरा जो है वो जुल्म के ऊपर चल रहा है। मुझे तो ये हैरत है कि ये मुआशरा चल कैसे रहा है। इसी के साथ साथ कल आपने देखा हमारे ही मुआशरे की आयरनी कि मैजिस्ट्रेट, जुडिशल मैजिस्ट्रेट इस्लामाबाद के घर जो कमसिन मुलाजिमा काम करती थी, उसको ज़ख्मी किया गया और जुडिशल मैजिस्ट्रेट साहब ने, जज साहब ने उस मुलाजिमा को, अब तक की जो तफसीलात है मुबैना तौर पर, 18,000 रुपए के एवज़ खरीदा। उसके बाप ने अपनी बीवी का इलाज कराने के लिए इस बच्ची को फरोख्त किया जज साहब के हाथों। और जज साहब जो हैं उन्होंने उस पर इतना जुल्म किया कि आप देख सकते हैं कि उसका हुलिया बिगाड़ के रख दिया। और आज इंसाफ की मौत यूं होती है कि बच्ची का बाप जो है वो अपना सर नीचे करके सुलह कर लेता है, इस केस को विड्रॉ कर लेता है। ये मुआशरे की नाइंसाफ़ी है। हम अभी तक उसी मुआशरे के अंदर जिंदा हैं और पता नहीं क्यों जिंदा हैं और देख रहे हैं और बोलने से बोल नहीं सकते हैं कि ये जो इस मुल्क के अंदर हो रहा है क्या करेंगे। एक वफाकी हुकूमत के अंदर है, दूसरे पंजाब गवर्नमेंट के अंदर है। पंजाब हो, सिंध हो, बलोचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, अवाम सियासी जमातों के सामने हाथ फैला रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा ख़त्म करें और इस मुल्क के लिए कुछ करें। आज भी लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। खान साहब की घंटे के ऊपर मुहित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद जुबैर साहब की और दानियाल अजीज साहब की हुकूमती पार्टी की लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। इससे अवाम को कुछ नहीं लेना देना। आप इलेक्शंस में जाएंगे, इंतखाबात के लिए जाएंगे, जमहूरियत का नारा लगाएंगे तो अवाम के पास भी जाना पड़ेगा। बहरहाल कुछ और इल्ज़ामात भी आ गए हैं, कुछ और सबूत भी आ गए हैं। कल पानामा का हंगामा या दूसरी सूरत में अवाम इसको तमाशा कह रहे हैं, कल फिर लगेगा, फिर लोग बात करेंगे, फिर शाम को हम लोग यही बात करते रहेंगे टॉक शोज में और अवाम के जो मसले हैं वो हम फरामोश कर देंगे। बहरहाल आज बात करेंगे कुछ इसके ऊपर और कुछ इसके साथ सबूत जो कि आज मुबैना तौर पर पेश किए गए हैं और अगले पोर्शन में हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सुनवाते हैं आपको कि खान साहब ने जो नए इल्जाम लगाए हैं वो जरा सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं, सुनाइएगा। मरियम शरीफ ये थी बेनिफिशियरी ओनर दो कंपनीज की, नीलसन और नेस्कॉल, जो पनामा में रजिस्टर्ड थी, जिनकी मलकियत थी ये अरबों रुपए की मेफेयर की अपार्टमेंट्स। इन्होंने अदालत में कहा कि ये हमारी नहीं है या उन्हें कोई पता नहीं है इस लेटर का। जो कनेक्ट कर रहा है मरियम नवाज को और ये मेफेयर की अपार्टमेंट्स जो कि दो कंपनीज पनामा की ओन करती थी, नीलसन और नेस्कॉल, कि कोई ट्रस्ट नहीं था। जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आके कहा ना कि एक ट्रस्ट बना था जिसमें हुसैन नवाज थे और मरियम ने कोई साइन किया था ट्रस्ट, वो कोई ट्रस्ट ही नहीं थी मरियम नवाज। जी वो ये कह रहे हैं कि उनके पास कुछ कागजात आ गए हैं जिनकी बुनियाद पे ट्रस्टी नहीं मालकन है नेस्कॉल की मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा। दूसरी तरफ जुबैर साहब ने जो जवाब दिया जरा वो भी सुन लीजिए। हम सबको ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत कुछ है, सब कुछ है अपने आप को दिफा करने के लिए, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो हमारे आर्गूमेंट्स हैं, चाहे वो लॉयर्स का तरीक़ेकार है, वो आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला वो भरपूर अंदाज में लड़ेंगे। भरपूर अंदाज में नहीं लड़ा जाएगा तो अवाम का मुकदमा नहीं लड़ा जाएगा। बहरहाल आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जनाब हामिद खान साहब, सीनियर वकील हैं, कानूनदान हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब वफाकी वजीर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के और बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं, इनसे भी बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट जनाब
ندیم افضل چند صاحب لاہور سے، جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے اور جنرل سیکرٹری ہیں پنجاب کے پیپلز پارٹی کے. بہت بہت شکریہ چند صاحب. میرا خیال ہے کہ آپ دونوں کی اجازت سے سب سے پہلے چونکہ لاہور میں بیٹھے ہیں ندیم افضل چند صاحب، ان سے پوچھ لیتے ہیں. چند صاحب کیا کہیں گے آپ؟ ایک تو اپوزیشن بھی کیسی اپوزیشن ہے، یہ عوام کے مسئلوں کے اوپر کاش کہ آپ کوئی دھرنا دیں، کاش کہ آپ لوگ کوئی لانگ مارچ کریں. عوام منتظر ہیں اس بات کے کہ ان کے حوالے سے بھی کوئی لانگ مارچ ہو یا کوئی دھرنا ہو، وہ آپ لوگ اگنور کر دیتے ہیں. دیکھیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا، پولیٹیکل پارٹیز ان کو چاہیے کہ یہ سچی بات ہے، میں اس میں خود اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہوں، اور لیکن ہم نے تو فیصلہ کیا ہے کہ عوام کے ایشوز کے اوپر اور خصوصاً ہیلتھ کا ایشو اور ایجوکیشن کا ایشو اور پینے کا صاف پانی اور کسانوں کا ایشو، یہ ایسی ایشوز ہیں جو اب ہم تو آپ کو ہر روز نظر آئیں گے، کہیں کیمرے کے ساتھ، کہیں اپنے ورکروں کے ساتھ. ہم نے تو اپوزیشن اس لیے فیصلہ کیا ہے، یہ پہلے تنظیم ہماری اور تھی، ہم تنظیم میں نہیں تھے، ہم تو اب تنظیم میں آئے ہیں اور ابھی ہماری تنظیمی مراحل سے ہم گزر رہے ہیں. تو ہماری تو ٹارگٹ یہ ہے کہ جو عوام کے بنیادی ایشوز ہیں اس ملک میں اس کے اوپر فوکس کیا جائے، اور پولیٹیکل پارٹیز کا یہی ہے کہ اویئرنیس پیدا کی جائے، موٹیویٹ کیا جائے اور میڈیا کی توجہ بھی اس جانب دلائی جائے. لیکن انفارچونیٹلی یہاں جس طرح ایک امیر لوگوں کا کارپوریٹ سیکٹر کا ایک قبضہ ہے چیزوں کے اوپر اور حکومتیں بھی وہی کام کرتی ہیں. پنجاب میں ہم بیٹھے ہیں، یہاں تو میٹرو اور اورنج کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں. ہاسپٹلز، میو ہاسپٹل، جناح ہاسپٹل، شیخ زاید ہاسپٹلز، آپ حالت دیکھ لیں، یہ لاہور کی بات. مگر آپ اور دور دراز علاقوں میں تو آپ توبہ اللہ توبہ. چند صاحب ایک آدمی کی بڑی طاقت ہے. آپ چلے جائیں نا کل ہاسپٹل اس میں جہاں پہ وہ عورت مری ہے، وہ کیوں نہیں آپ لوگ جاتے وہاں پہ دھرنا کیوں نہیں آپ دے سکتے؟ انشاءاللہ دیکھیں گے، کل آپ کو نظر آئیں گے. ہم اپنا پروگرام ابھی نہیں بتانا چاہتے، کل ہمارا پروگرام ہے ایک ہاسپٹل میں جانے کا، اور آپ کو دیکھیں، اور اس سے بھی بھیانک چیزیں آپ دیکھیں گے، ایک بیڈ پر 4 لوگ پڑے ہوئے ہیں. میں نے صورتیں دیکھیں، ہم بھی قصوروار ہیں، صرف آپ قصوروار نہیں، ہم دکھا نہیں سکتے لوگوں کو، ہم نہیں جاتے ہیں، ہم نہیں دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ قسم پرسی کے عالم میں گزارا کر رہے ہیں. لیکن چند صاحب حکومتوں کو جواب دہ ہونا پڑے گا. آپ بھی جواب دہ ہیں پچھلے 5 سال کے جو آپ نے نہیں ڈیلیور کیا. دیکھیں ہماری وفاقی حکومت تھی، اگر تو آپ بات اسلام آباد کی کریں یا اس طرح کریں، پنجاب میں تو 35 سال سے اس خاندان کی حکومت ہے نا. میاں شہباز شریف صاحب آپ تیسری دفعہ تو یہ بن رہے ہیں، اور اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ رہے ہیں، وائن صاحب رہے ہیں. مسلم لیگ کی حکومت رہی، تسلسل ہے 35 ایئرز. اچھا خان صاحب، 35 سال ایک عرصہ ہوتا ہے، ایک انسان کی زندگی ہوتی ہے، اور 35 سال بعد آج بھی حالت یہ ہے کہ مریض تڑپ تڑپ کے جان دے رہے ہیں، اور یہ ہے ان کی گڈ گورننس. حامد خان صاحب آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ ساری جماعتیں، کاش کہ آپ کی خان صاحب نے اتنے بڑے بڑے دھرنے دیے ہیں، آپ لوگ عوام کے لیے ایک دھرنا دے دیں، ان کے اوپر جو گزر رہی ہے اس کے لیے بھی ایک دھرنا دے دیں. پی ٹی آئی بھی اتنے ہی مورد الزام. دیکھیں نا، پی ٹی آئی تو کبھی پنجاب میں حکومت میں نہیں رہی، نہ وفاق میں رہی ہے، اس لیے میرے خیال میں جو بھی آپ کہیں، خیبر پختونخوا میں جو اس وقت ہسپتالوں کی صورتحال ہے وہ قدرے بہتر ہے. میں یہ نہیں کہوں کہ آئیڈیل ہے، شکایات ہیں اور جنون شکایات ہیں، لیکن پھر بھی جو ہماری سمجھ میں جو پبلک ہاسپٹلس ہیں، جو گورنمنٹ کے ہاسپٹلس ہیں، وہاں بیٹر ریگولیٹڈ ہے. وہاں کم از کم ڈاکٹرز کی پریزنس بھی ہے، اور ہر امیر غریب کو اس کی باری پہ دیکھا بھی جاتا ہے. لیکن یہ نہیں میں کہتا کہ یہ ہم نے کوئی آئیڈیل صورتحال، ہماری کوشش ہے. ہسپتال اور ایجوکیشن ہماری بہت بڑی پرائیورٹی ہے، اور کیوں نہ آپ کے سامنے ہی ہے، عمران خان صاحب نے بھی سب سے زیادہ فوکس انہی 2 ایریاز پر کیا ہے خود بھی، چاہے وہ شاہد خانم ہاسپٹلز ہے، چاہے وہ نیبل یونیورسٹی ہے. اپنے طور پر اپنے ہی کوششوں اور کاوشوں سے انہوں نے بنائی ہیں. لیکن میں اس کا مطلب جسٹیفائی نہیں کر رہا. فیلئر اجتماعی فیلئر ہے ہمارا. اگر کوئی بھی مریض بیچارہ اس کو اٹینڈ نہیں کیا جاتا، وہ بیچارہ ایڑیاں رگڑ کے ہسپتال میں فوت ہو جاتا، تو وہ ساری قوم پر ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ہم کتنے کیلس ہو چکے ہیں. ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہم عام آدمی کے لیے کیا کر رہے ہیں. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ ہماری ساری حکومتیں فیل ہیں، ہم عام آدمی کے مسائل حل نہیں کر سکے. کوئی بھی نہیں کر سکا. بالکل. آپ یہ میجسٹریٹ صاحب کا، آپ کا تو خود تعلق ہے انصاف سے، آپ دیکھیے کہ وہ میجسٹریٹ بچی کو کیسے جلاتا رہا ہے، کیسے مارتا رہا ہے. اگر جج جیسے ہوں گے سر تو انصاف کہاں سے ملے گا؟ بڑی خوفناک بات ہے، بڑی خوفناک.
जज साहब आप क्या कहेंगे, हुकूमत आपकी है पंजाब के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असमा, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि मरीज़ को इलाज के लिए सही सहूलत मिलनी चाहिए, तमाम हॉस्पिटल्स में हर जगह गवर्नमेंट की बुनियादी ज़िम्मेदारी बनती है सेहत की सहूलतें मुहैया कर लेना, तालीम की सहूलत मुहैया कर लेना, इंसाफ मुहैया कर लेना, और बाकी जो मसाइल हैं उन मसाइल को एड्रेस कर लेना। इसमें देयर आर नो टू ओपिनियंस अबाउट इट। मैं कभी भी ये राय नहीं दूंगा कि अगर वो खातून वहाँ पर मरी तो उसके लिए जस्टिफिकेशन थी। लेकिन एक चीज़ मैं सिर्फ कहना चाहूँगा कि जितनी भी फैसिलिटीज़ आप ऐड करेंगे उसके बावजूद भी ज़रूरी नहीं है कि वो तमाम फैसिलिटीज़ 100% रिक्वायरमेंट्स को पूरी करें। एक मैं जो पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी बेड्स आप ऐड करेंगे, कभी न कभी एक मौका ऐसे भी आएगा कि एक मरीज़ या मरीज़ा ज़रूर ज़मीन पर भी होगी। हमारे पास अभी तक हम इस पोजीशन में नहीं पहुँचे हैं कि 100% हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर लें। इस बात को सिर्फ इतना मैं यहाँ पर छोड़ूंगा। ये इसके बावजूद पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चन साहब के लिए और खान साहब के लिए अगर ये आर्गूमेंट ये पेश करना चाहते हैं कि ये सिर्फ पंजाब के हॉस्पिटल्स में ये प्रॉब्लम है और खैबर पख्तूनख्वा में और सिंध में जहाँ पर उनकी मुतवातिर हुकूमत रही है चंद साहब की, वहाँ पर ऐसी बात नहीं है, तो मैं खैबर पख्तूनख्वा को छोड़ के सिंध का कल भी चंद साहब मेरे साथ चले, अगर मैं वहाँ पर ज़मीन पे उसको लेटे हुए मरीज़ न दिखा सकूँ, मैं सब कुछ छोड़ देगा, सियासत छोड़ देगा तैयार हूँ। अगर ये एक बेड पे 2 बच्चे या 2 बच्चों को वहाँ पर न दिखा सकूँ तो तब भी मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसकी ये जस्टिफिकेशन कोई नहीं है, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि ये बात सही है। इसको हमें टॉप प्रायोरिटी देना चाहिए, तरजीहात की बात है सर, तरजीहात में इसको बाद में आती हैं, टॉप पे रखनी चाहिए इसको। दूसरी बात आपने इब्तिदा में दिखाया खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और पहले उससे पहले आपने बात की कि जी क्या है और क्या नहीं है, और फिर मुस्लिम लीग नून वालों की। अगर ये मसला हमारी मर्जी से, उनकी मर्जी से अगर अदालतों में गया है तो अदालत और सियासत को अलग करने की कोशिश करनी चाहिए। सबूत ला रहे हैं, सबूत लोगों में, उस सबूत को सियासत के तौर पर पेश करके लोगों को दाएं बाएं दोनों तरफ से हो रहा है, दोनों तरफ से हो रहा है। मैडम इनिशिएट कहाँ से हुआ? इनिशिएट कहाँ हुआ? अपनी मर्जी से ले गए। खान साहब थे वकील इनके, ये इन्होंने अपने आप को अलहदा किया जब उन्होंने कहा कि अदालत पे मैं 100% यकीन है कि वो इंसाफ करेंगे। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी कहा है कि हमें यकीन है कि इंसाफ हो जाएगा। फिर ये तमाशा लगा लेना, इन चीज़ों को सामने लाना, तकरीर करना कि झूठ बोलना, ये झूठा वो झूठा, ये गाली वो गलोच, मेरे ख्याल में अगर इस किस्म की चीज़ों को अदालतों के सामने लाया जाया जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। मैं करूँगा बहुत अच्छी बात है अगर उनके पास सबूत ले आए। हमने तो कभी नहीं कहा, हमारे लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब भी आखिर में उन्होंने यही कहा कि हमें अदालतों के ऊपर 100% यकीन है, जो फैसला देंगे हमें कबूल होगा। वो भी कहते हैं कबूल होगा, हम भी कहते हैं कबूल होगा। तो अवाम के सामने ये घंटों का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेना और एड्रेस कर लेना और गालम गलोच कर लेना, ये जरा थोड़ा सा मैं इतनी अर्ज करूंगा कि अदालती कार्रवाई को अदालती कार्रवाई को सियासत नहीं बनाना। सर हामिद खान साहब तो बहुत अरसे से ये कह रहे हैं कि मामला ना टीवी पे होना चाहिए ना बाहर होना चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ कि लोगों के ज़हनों को प्रागंदा न करें। अवामी मैं यही तो कहूँगा, मैं तो आपके साथ एग्री कर रहा हूँ, खान साहब के साथ एग्री कर रहा हूँ और चंद साहब के साथ। अवामी मसाइल, बहुत अच्छी बात की चंद साहब ने कि बड़े सरप्राइज देंगे, बिल्कुल, बहुत वी विल वेलकम। हमें बताएं कि हमारा कसूर क्या है, हमारे कसूर, फिर हमें यह भी बताएं कि उसको हल किस तरह से करना है और रास्ता में दिखाने की कोशिश करें। यही काम ये कसूर चंद साहब वैसे बता दें, वो कह रहे हैं हमारा कसूर है। नहीं सही कह रहे हैं, ठीक है। कल जब जाएंगे चीज हाईलाइट करेंगे, हमें बताएंगे, हमें ये भी बताएं कि किस तरीके से होना चाहिए, हल होना चाहिए। हमें बताएं, सिंध में भी बताएं, KPK में बताएं, बलूचिस्तान में बताएं, ये इनका काम है। सबका इज्तिमाई फेलियर क्या क्या पंजाब के हवाले से ज़ाहिर आप कह रहे थे जनरल साहब। जी जनाब, 2 चीजें हैं। एक जो जनरल साहब ने कहा है ना कि सिंध में भी गलत काम होगा तो मैं उसको डिफेंड नहीं करूंगा, मेरी ख्वाहिश होगी कि वहां आइडियल हो। लेकिन एक बात आपको बता दूं, पंजाब बड़ा सूबा है, वसाइल वफाक के भी पंजाब के भी, दोनों मिलाए ना वसाइल। यहां तो मैं कहता हूं तरक्की ज्यादा होनी चाहिए थी। जिस तरह पेश किया जा रहा है कवरिंग ट्रेन पे और मेट्रो पे हम पहुंच गए, उस तरह हॉस्पिटल या गंदा पीने का साफ पानी तो कम से कम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और डिवीजनल हेडक्वार्टर पे होना चाहिए। सरगोदा आपका डिवीजनल हेडक्वार्टर है, मंडी बौद्दीन आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। जनरल साहब आप तो कोर कमांडर भी रहे हैं, आपको पता है, और अभी भी जाके वहां का पीने का पानी साफ नहीं है। DHQ जब जनरल साहब कोर कमांडर थे और मैं तहसील नाज़िम बना 2001 का मंजूर शुदा है,
मंडी बहुदिन और आज तक मुकम्मल नहीं हुआ। और यहाँ पंजाब में जिस इलाके में भी आप जाएं, यकीन जानिए कोई सियासत की बात नहीं है, ये सिर्फ एक आवाम को दिखाने के लिए वो प्रोग्राम जो सिर्फ आवाम को नजर आए, क्योंकि हॉस्पिटल, स्कूल्स और ये वाटर सप्लाई, ये सैनिटेशन, ये लोग चीजें नजर नहीं आती। चंद साहब, उस पे वोट मिलते हैं, आखिर जाहिर है कि तरजीहात अगर उन्होंने ये रखी है तो उसकी वजह ये कि वोट मिलता है उसके ऊपर, तो पॉलिटिकल पार्टी तो वोट के पीछे जाएगी ना सर, और क्या करेगी वो? देखें, वोट उनको नहीं मिला, वोट तो मिला है एक सेक्शन ऑफ मीडिया को और इफ्तिखार चौधरी साहब को और जनरल कियानी साहब के जॉइंट वेंचर को। जनरल कियानी का जॉइंट वेंचर क्या था? वो वेंचर था, वो अहमद खान साहब की पिटीशन पढ़े, इनसे पूछ ले जॉइंट वेंचर क्या था। अच्छा, जो इलेक्शन में रिग्ड इलेक्शन हुए, ठीक, रिग्ड इलेक्शन, और उसमें आपने एक नया, अब आप नया एक पेंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं हाशमी साहब के बाद। तो मैं एक छोटी सी ब्रेक लेके तो खान साहब से पूछती हूँ कि ये जनरल कियानी का जॉइंट वेंचर कौन सा था, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले खान साहब एक टीजर दिया है नदीम अफजल चंद साहब ने कि ये जॉइंट वेंचर जो था जनरल कियानी और किसका नदीम भाई, दूसरा किसका? चौधरी साहब का। चौधरी साहब का। इसके बारे में क्या कहेंगे सर आप? और एक सेक्शन ऑफ मीडिया का, और एक सेक्शन ऑफ मीडिया। ये चंद साहब भी बता सकेंगे पूरी तरह से, अच्छा। क्योंकि इनका इशारा किस तरफ है। बहरहाल अगर उनका इशारा ये था कि इलेक्शन में बेज़ाब्तियाँ और धांधली हुई है, तो उसका तो मैं ख़ुद भी शिकार हूँ, क्योंकि मेरी कंस्टिट्यूंसी में समझता हूँ बहुत ज़्यादा धांधली हुई है। मेरी तो रात को मैं इलेक्शन जीत रहा था, सुबह तक मुझे हरा दिया गया, रिजल्ट बदल दिए गया। अब ये पता नहीं ये किसका वेंचर था, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, नाम मैं किसी, क्योंकि अभी तक ये तो साबित हुआ है कि वो सारा इलेक्शन जो है, जो प्रोसेस थी, सारी की सारी गलत थी, इलीगल थी। उस वजह से फैसला भी मेरे हक़ में आया है, पहली स्टेज का भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन मैं अब क्या कह सकता हूँ, कौन उसके पीछे, जस्टिस चौधरी और जनरल कियानी का मतलब आपके ख्याल में कोई उसके अंदर? मुझे पता नहीं है, मैं कुछ कहूँगा नहीं। अच्छा। मेरा नहीं ख्याल कि चौधरी साहब को उसमें कोई बेनिफिट था या वो फिर बाहर सूरत नहीं। ये चंद साहब, आपने पहले भी इस तरह की कोई बात की थी, लेकिन उसके बाद फिर आप खामोश हो गए थे। ये हाशमी साहब के बयानात के बाद आप अचानक अब दोबारा से एक वेंचर की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास सबूत है तो बताएं ना, उसको हम पेश करें अवाम के सामने। देखें, सबूत सीधी सी बात है, ये तो अब टॉक ऑफ द स्ट्रीट है कि कियानी साहब से भी वादा किया गया था कुछ, और इफ्तिखार चौधरी साहब से भी वादा था, वो तो राना सनाउल्लाह के साबका कज़न है, उनसे भी वादा था कि आपको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनाया जाएगा, और उसके बाद ये कुछ चीज़ें चलनी थी। लेकिन अब हुआ ये कि जिसकी वजह से सारा ये आरोज का इलेक्शन एक मैनेज किया गया। लेकिन अहमद खान साहब माशाल्लाह बड़े समझदार आदमी हैं, वो नहीं इसके ऊपर बोले, तो मेरे ख्याल में ये पीटीआई की पता नहीं पॉलिसी है या इनकी पॉलिसी है, मैं उनको मजबूर नहीं कर सकता कि वो सारी बात डालें। इंटरनल पार्टी इनकी भी डिस्कशन हो चुकी है, हमारी पार्टीज के अंदर भी डिस्कशन हो चुकी है। यानी आप कह रहे हैं आरोज का इलेक्शन था जो कि अदालत ने जब वो फैसला किया, उन्होंने कहा जी इलेक्शन में बेज़ाब्तियां हैं लेकिन धांधली नहीं हुई है। याद है आपको ये जो कमीशन बैठा था धांधली का? धांधली भी कही है, वो जिन्होंने फैसला किया उनके लिए तो जवेद हाशमी साहब बता चुके हैं, अब वो अपनी सफाई खुद दें। वो जजेस का काम है अपनी सफाई खुद देना, क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं, आप तो वो बोल सकते हैं। नहीं, मगर हाशमी साहब ने जिनका बताया तो वो हुकूमत के साथ भी मिले हुए थे और वो पीटीआई के साथ भी मिले हुए थे, या आपका ख्याल है कि किसी और के साथ मिले हुए थे? वो कहीं और मिले हुए थे। अच्छा, फिर जहां से गिलानी साहब को डिस्क्वालीफाई करवाया गया और जहां से चीजें मैनेज की गई, ये एक पूरा गैंग है ना, पूरा एक मतलब अशराफिया का एक रूलिंग क्लब का एक गैंग माफिया होता है, रूलिंग जो पार्लियामेंट में भी होता है, जो हर इदारे में बैठे होते हैं। अच्छा, नहीं, और नहीं, वही फिर मैनूवर करते हैं, आवाम के मसाइल से तवज्जो उठाने के लिए नई आप काम करा जाता है। अच्छा, नहीं चंद साहब, आपके कहने का मतलब ये है कि उस वक्त के जो जज साहब थे वो कहीं और यानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए थे, और जनरल कियानी और वो सब मिल के यकीनन उनका जो इनकार था वो भी उस वक्त आईएसआई के चीफ कियानी साहब की वजह से था। ये आप जस्टिस चौधरी की बात कर रहे हैं। साहब को कहते थे कि इनको बहाल करें। मैं आपको एक बात बताऊं, जी हमारी मीटिंग में डिस्कशन होती थी, हम बहुत सारे लोग थे जो कहते थे कि बहाल करवाएं,
اور اب زرداری صاحب اکثر ہمیں کہتے تھے کہ بھائی نہ ہم نے نکالے ہیں نہ ہم اس وقت ان اداروں سے پھڈا لینا چاہتے ہیں ان کو بحال کر کے، ہم تو چاہتے ہیں کہ بحال، لیکن کوئی بحال نہیں ہونے دیتا. اور وہ کس کی طرف اشارہ تھا؟ وہ یقیناً کیانی صاحب کی طرف اشارہ تھا. اور جب انہوں نے فیصلہ کر لیا، ادھر سے ان کو کہا لانگ مارچ نکالو، ادھر سے ہمیں کہا بحال کرو ہی کرو. نہیں تو یہ تو ایک ہو گئی نا اس وقت کی بات. یہ جو آپ بیچ کی بات کر رہے ہیں کہ پھر وہ جج صاحب ساتھ ملے ہوئے تھے جب جنہوں نے کمیشن کا یعنی دھاندلی کا جو کمیشن تھا اس کا فیصلہ دیا کہ دھاندلی نہیں دیکھیں ایک بات کلیئر ہے کہ افتخار چودھری کا انکار پلانٹڈ تھا. افتخار چودھری صاحب کے بعد میاں نواز شریف صاحب کا لانگ مارچ بھی پلانٹڈ تھا. کس کا تھا یہ آپ انویسٹیگیٹو رپورٹر ہیں، آپ بہت اچھے پرانے رپورٹر ہیں، یہ آپ خود اس کے اوپر پروام کریں. اچھا جنرل صاحب یہ تو ویسے بڑی معرفت کی مزید باتیں ندیم انکشافات افضل چند کر رہے ہیں، بڑی معرفت کی باتیں کر رہے ہیں. مجھے دکھ ہو رہا ہے، بہت پیار ہے مجھے اس ینگسٹر سے. آئی وش اگر یہ کیانی والی باتیں، چیف جسٹس والی باتیں آج سے سال پہلے، 2 سال پہلے، 2.5 سال پہلے کہتے تو ادھر ان کی میں جرت کو مانتا کہ وہاں کی. ابھی جب وہ سب چلے گئے ہیں، کوئی ان کی ریلیونس نہیں رہی ہے، کوئی حیثیت ان کی نہیں رہی ہے. ابھی ان باتوں کو اس وقت لے آنا، یہ میں اتنی سے کمنٹ کروں گا اس بات کے اوپر. آگے میں تھوڑا سا چلوں گا کہ ان کی جوائنٹ وینچر کے نتیجے کے اوپر اور اس میں میں رائے دے سکتا ہوں. نہیں بھائی آپ بول رہے تھے، میں نہیں بولا. میں آپ کے پاس آتی ہوں، بعد میں جنرل صاحب کمپلیٹ کر لے. پہلے رک جائیے، مجھے بولنے دیجیے. اور اس جوائنٹ وینچر کے نتیجے کے اوپر اور پتہ نہیں ان کا کیا بڑا انٹرسٹ تھا کہ سندھ میں سب کچھ ان کے حوالے کر دیا، اور جہاں پر جو لوٹ مار مچی اور اس میں بچ رہی ہے اور جا رہی ہے اس کو میں وہیں پر چھوڑتا ہوں. میں جوائنٹ وینچر کا مجھے پتہ نہیں کہ کتنا انٹرسٹ تھا خیبر پختونخوا میں اگین سب کچھ اٹھا کے پی ٹی آئی کے گود میں ڈال لینا. وہ بھی میرے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا چکر تھا اور کیا کہانی تھی اس کے پیچھے. ٹھیک ہے. اور پھر دوسری بات جو میرے سمجھ نہیں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن جس کے اوپر تمام کے تمام پارٹیوں نے یہ کہا کہ ہمیں 100% اعتبار ہے کہ جو ان کا نتیجہ سامنے آئے گا ہم اس کو مان لیں گے، جو ان کی فائنڈنگز آئیں گے. اور ان کے فائنڈنگ کے نتیجے کے طور پہ ارریگولرٹیز کی بے شمار باتیں کی گئی اور ضابطوں کے اوپر کارروائی نہ کرنے کی باتیں کی گئی. لیکن ریگنگ کا جہاں تک تعلق ہے، آرگنائزڈ پلانڈ ریگنگ کے اوپر کسی قسم کی کوئی آبزرویشن نہیں آئی ہے. عدالتیں آج بھی ججمنٹ دے رہے ہیں. خان صاحب کے حق میں ججمنٹ آیا ہے، اپیل میں پڑا ہوا ہے، کیا فیصلہ آ جائے گا اور اس فیصلوں کے اوپر لوگ اس کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کو پولیٹیکل بنا لینا، یہ کر لینا جی ایک پروونس میں جو ہے نا 2 پروونسز میں ہمیں اکثریت ملی، باقی 2 پروونسز ہمارے ہاتھ سے نکل گئے. اگر ہمارے لیے جوائنٹ وینچر کرنا تھا تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی جاتی ہیں اور چاروں صوبوں میں ہماری حکومت. اچھا اب لیکن ایسا نہیں ہوا. لیکن ایسے نہیں ہوا تو یہ کہہ دینا یہ اس سٹیج کے اوپر ٹھیک ہے اتنا پالیٹکس کر لینا. اور وہ بھی بائیں اور افتخار چودھری کا میرے سمجھ نہیں آتی ہے کہ الیکشن کے کنڈکٹ کے دوران اس کی کیا کنٹریبیوشن تھی کسی ایک پارٹی کے حق میں اور ادروائز میرے سمجھ نہیں آئی ہے. اور اس کے ابھی تک اس قسم کی کوئی چیز سامنے نہیں لائی گئی ہے عوام کے لیے کہ افتخار چودھری کا ایسا کہاں پر وہ غلط رول تھا. کہہ تو رہے کہ انہوں نے جو انکار کیا وہ بھی پلانٹڈ تھا اس وقت، کیا ایسا ہی چیف کے مطابق تھا. اسما آپ نے ووٹ دینا ہے، میں نے ووٹ دینا ہے اور پھر پریزائڈنگ افسر نے اس کو کاؤنٹ کرنا ہے اور ریٹرننگ افسر نے اس کا رزلٹ بنانا ہے. اس سے ریلیٹڈ کوئی ان کی کنٹریبیوشن دکھائے. بہت سارے یہ دھرنے کے اوپر جو ہاشمی صاحب نے الزامات لگائے ہیں چاند صاحب، یہ بھی آپ کے خیال میں یہ ساری چیزیں اور باقی ساری چیزیں یہ ساری پلانڈ تھی؟ پھر وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ہاشمی صاحب جو کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں جنرل صاحب سے پوچھ لیں، میں تو آپ ریکارڈنگ پرانے پروگرامز کی میری نکال کے دیکھ لیں. میں نے تو بڑے بڑے لوگوں کا اپنے دور حکومت میرے پروگرام میں آپ نے بریگیڈیئر ایم آئی کے بریگیڈیئر کا نام بھی لیا تھا، رانجھا صاحب کا. میرے پروگرام پہ آپ نے لیا تھا یہ نام. اس کے بعد پھر آپ نے کہا وہ میرے علاقے کے ہیں، اس کے اوپر اب میں زیادہ ڈیبیٹ نہیں. میں بھی احمد خان صاحب کی نقل کرتے ہوئے تھوڑی سی خاموشی اختیار کروں گا. اچھا تو اب یہ صورتحال یہ ہے کہ جی اس وقت جو ہاشمی صاحب نے الزام لگائے اس کا جواب تو احمد خان صاحب کی پارٹی کے اوپر الزام لگا ہے، وہ بہتر جواب دے سکتے ہیں. لیکن ایک بات جنرل صاحب اپنے بلوچستان میں بھی دیکھ لیں، وہاں بھی ان کی حکومت ہے، مسلم لیگ کی حکومت ہے. کیا وہاں گورننس ٹھیک ہے؟ وہاں 2 صوبے تو آپ کو دیے گئے، وفاق 2/3 میجارٹی آپ کو دی گئی. یہ کون سا انقلاب تھا جو رحیم یار خان پہ بھی روک گیا، جو اٹک بارڈر پہ بھی روک گیا؟ یہ کون سا انقلاب تھا؟ کون سی اویئرنیس تھی؟
ये मेरी समझ से बालातर है। अच्छा, मैं इसका जवाब जनरल साहब से भी लेती हूँ और खान साहब से भी। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम इस पे भी आएंगे और थोड़ा सा कल पनामा के ऊपर जो बात हो रही है उसके ऊपर भी हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जो कुछ भी होता रहा है इस मुल्क में, बहरहाल खान साहब इस्टेब्लिशमेंट्स की जो इन्वॉल्वमेंट है वो तो रही है, वो तो उससे तो आप इनकारी नहीं हो सकते। अब किस तरह से वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, खास करके ये पनामा के इशू पे हम बिल्कुल, आपकी पार्टी भी, पीपल्स पार्टी भी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर बिल्कुल अड़ गए हैं। कोई ना कोई आवाम के लिए भी तो अच्छी खबर होनी चाहिए। देखिए, इसमें पनामा एक अपनी जगह इशू है, बिल्कुल है। हम ये नहीं कह सकते कि अवाम के इश्यूज हैं तो इस इशू को बिल्कुल पसे पर्दा रख दिया जाए। ये अपनी जगह एक इशू है, क्योंकि इशू जो है करप्शन का है, पैसे मुल्क से पैसे बाहर निकालने, नाजायज़ पैसे, और उससे प्रॉपर्टीज़ खरीदना एक सीरियस इशू है पाकिस्तान में। ये सिर्फ इशू नवाज शरीफ साहब की फैमिली का नहीं, ये ओवरऑल इशू है, क्योंकि इस मुल्क से सिर्फ उन्होंने नहीं बल्कि बहुत सारे और हमारे सियासतदानों ने जो मुल्क का पैसा था वो जो है ब्लैक मनी वो बाहर निकाला है। और इस वक्त जो जितनी ज़्यादा जायदादें खरीदी हुई हैं जो अनडिक्लेयर्ड हैं, वो चाहे वो दुबई में है, यूएई में है, लंदन में है, अमेरिका में है और बहुत सी जगहों पर, हिसाब तो स्पेन में होना है, चाहिए, सबका होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उसमें तकरीबन हर दूसरी पार्टी के लोग इन्वॉल्व हैं उसमें। तो ये इम्पोर्टेंट इशू है, ये हाईलाइट होना चाहिए था, इसमें कोई शक नहीं। इस पर बहरहाल एक जुडिशरी के सामने अब इशू मैटर है। अब लेट्स होप फॉर द बेस्ट के अब फिर एक नए सिरे से अब उसके ऊपर बातचीत होगी, फिर नए सिरे से मुकदमा लड़ा जाएगा। प्राइम मिनिस्टर के भी वकील बदल बेंच गए, टूट गया है, अब नया बेंच बना है, तो नए सिरे से सारा मुकदमा लड़ा जाएगा। लेकिन हैविंग सेड दैट कि वो एक इम्पॉर्टेंट इशू है, लेकिन और भी जो इश्यूज हैं उनकी तरफ भी तो तवज्जो होनी चाहिए। बिल्कुल, ख़ास तौर पे जैसे चंद साहब ने कहा, जो एग्रीकल्चर्स का इस वक्त मुल्क में इशू है, बहुत बड़ा इशू है। पानी सर, पानी खत्म होने वाला है इस मुल्क से। और इसमें मुशर्रफ के दौर में जो गफलत हुई है, उनके दौर में ये सारे उन्होंने रेजरवायर बना दिए हैं। हमारे जो 3 दरिया थे, इनके इससे पानी चोरी किया गया है, बहुत और ये भी मुशर्रफ के ज़माने में बिल्कुल पानी तक चोरी होता रहा है, इसमें कोई शुबा नहीं है। और इन्होंने इशू नहीं खड़ा किया, दे लुक द अदर वे जो कहते हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्तों में पानी सबसे बड़ा इशू है। बिल्कुल। और नदीम भाई, ये जो बात है कि ये क्या मर जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ तो हश्र उठा क्यों नहीं देते लोग? आप लोगों के गिरेबान इसलिए भी पकड़ेंगे, यानी सियासतदानों के, अवाम के नुमाइंदों के, कि जब उनको पानी नहीं मिलेगा, रोटी नहीं मिलेगी, कपड़ा नहीं मिलेगा, मकान नहीं मिलेगा, कहाँ जाएंगे सर वो? क्यों प्रायोरिटी ये नहीं बनती ये इशू सर? लोगों ने गिरबान पकड़े हैं नवाज शरीफ साहब के और उनकी पार्टी के, जिनको 3री दफा हुकूमत दी है और 5वीं दफा पंजाब में हुकूमत दी है, और ये बलोचिस्तान में भी 3री दफा हुकूमत दी है, सिंध में भी कर चुके हैं, KPK में भी कर चुके हैं। अब इस मुल्क का कहाँ से शुरू हुए थे, जहां उनकी अपनी स्टील मिलें जितनी तरक्की की, अपनी जितनी मिलें तरक्की की, उतना मुल्क में तरक्की नहीं हो सकी। कर्जे में तरक्की हुई, बिजली 8 रुपए से 16 रुपए यूनिट हो गई, किसान रुल गया बेचारा, उसकी ना फर्टिलाइजर, ना जमीन के अंदर को फर्टिलिटी रहेगी, ना वाटर लॉगिंग से हमने बंद कर दिए वो स्कार्प ट्यूबवेल, अब सेम थोर ऊपर आ गया। आप तो गजा की किल्लत इस मुल्क में आने वाली, खुदा न खास्ता, लेकिन कोई प्रायोरिटी नहीं है ना। विजन नहीं है, विजन ये है कि बस चाइना से लो, और वो अब सी पैक तो मुतनाज़ा नहीं है, लेकिन उसके ठेके भी मुतनाज़ा हैं, और उनको जो दिए जा रहे हैं ना ठेके, किस किस कंपनीज को दिए जा रहे हैं, जरा उनके रेट का भी पूछे। पेपरा रूल्स वो सारे नहीं है, और रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो अशर किया गया वो भी आपके सामने है। सही है थी जनरल साहब, प्रायोरिटाइज तो करना पड़ेगा। नहीं, और अब चूंकि 18 का साल है इलेक्शन का, मैं डिसएग्री नहीं करता हूँ, लेकिन छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने गिरेबान में भी मुंह डालना चाहिए। गिरेबान ज्यादा दूर नहीं होता है, बहुत करीब होता है। 3 साल हुए हमें, इन्होंने 5 साल गुजार दिए। 5 साल में पानी वानी कोई बंद नहीं था, परवेज मुशर्रफ ने बंद नहीं था।
चंद साहब की पार्टी को कुछ नजर नहीं आया, क्योंकि वो मरकज का प्रॉब्लम नहीं था, पंजाब का प्रॉब्लम था। पंजाब इस मसले को उठाता मरकजी लेवल पे और वर्ल्ड बैंक में ले जाता है या यूएन में ले जाता है, दाएं बाएं चला जाता। ये पंजाब का कसूर था, मुस्लिम लीग नून का कसूर था। मुस्लिम लीग नून को 3 मरतबा मौका मिला, इनको भी 3 मरतबा मौका मिला। मुस्लिम लीग नून ने अपने 5 साल अभी पूरे करने, इन्होंने तो अपने 5 साल पूरे कर दिए थे। ठीक है, उन्होंने ये तो कम से कम देखे कि उन्होंने लोगों के मसाइल को हल करने के लिए कौन सा वो स्पेशल कदम उठाया जिसको हमने रिवर्स गियर में डाल के लोगों के लिए मसले पैदा कर दिए। हम तो अपने लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मसाइल को, प्लीज एक मिनट चंद साहब, ये आप बोलते हैं तो मैं नहीं बोलता, हमारा आपका मुआहदा है बड़ा पुराना आसमा के सामने कि जब हमारी बोलने की बारी आपके पास आती हूँ, अपनी कार्रवाई अपनी बारी पे बोल लेना। ठीक है जी, मसले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इन मसलों को हल करने के लिए हमें हाथ जोड़ने चाहिए सब पार्टियों को मिलके। अगर इंटरनेशनल लेवल पे अगर हमने कार्रवाई करनी है, इंडिया के खिलाफ कार्रवाई करनी है, बजाय एक दूसरे की टांग खींचने की, ये एक टाइम है जब आप कह रहे हैं कि पानी का इतना बड़ा क्राइसिस आने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। सर, ये एक वो मौका है जहां पर हम तमाम सियासी जमातें, आपकी पार्टी ये कहती है कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनको काम नहीं करने दिया बीच में, वो कहते हैं जजों ने उनको काम नहीं करने दिया। मैं अर्ज कर रहा हूं, हर चीज के ऊपर खुदा के लिए मैं अर्ज करूंगा, मैं हाथ बांधूंगा। ये पानामा पेपर्स वाली कहानी, पानामा सिर्फ पानामा अगर करप्शन से रिलेटेड कार्रवाई है, बाकी मुल्क में कोई करप्शन नहीं है। हाँ। जन्नत है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ 100% ठीक है। सिर्फ पानामा के थ्रू अगर कुछ होना है तो उसके ऊपर हमारी मीडिया 2 साल नहीं बल्कि साल हुआ प्रोग्राम चलाता जाए, सुबह शाम हमारे टाइम्स आए करते हैं। वो तो मीडिया भी बहुत सारी चीजों को इग्नोर करता है। करप्शन तो मुल्क में है, इसमें कोई शक नहीं है। करप्शन में अगर हमारी पार्टी इन्वॉल्व है तो हमें सामने एक्सपोज करो, कोई और पार्टी है तो उनको एक्सपोज करो, सिंध की तरफ जाने की कोशिश करो, बलूचिस्तान में जाओ, सारे पाकिस्तान की आवाम का जो करप्शन को एड्रेस करो। करप्शन को एड्रेस करने के लिए हम प्रोग्राम देने को तैयार थे, लेकिन बिल्कुल इस मामले को ले जाने के लिए हम तैयार थे। आज भी हम तैयार हैं कि करप्शन के खिलाफ हम फाइट करने के लिए हम तैयार हैं, बिल्कुल कार्रवाई करने के लिए। तो इस्टेब्लिशमेंट और अभी इन्होंने बात की है, हमारे मेहरबानी करके हमारे स्कैंडल्स को सामने लाएं, रेट्स की बात की है, इशारों में बात ना करें, खुल के बात करो, सामने लाओ, जाओ नैब में, जाओ सुप्रीम कोर्ट में, हमें एक्सपोज करो, हमारे केस ले जाओ, किसने रोका हुआ है? अच्छा, सियासत मत करोगे लोगों के ज़हनों में, इशारों में बात अब आप जवाब दे दें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सारे सवाल है और सारी पार्टियों से रिलेटेड है। सर ने क्या देखे, ये कहते हैं कि आपकी पार्टी ने कौन सा, अवाम ने आगाज़े हुकूक़ बलोचिस्तान शुरू किया, आपका बलोचिस्तान से तल्लक है, हमारे जाने के बाद बलोचिस्तान में क्या हुआ? और आज जिस तरह जो जस्टिस फैज ईसा कमीशन रिपोर्ट आई है नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर, जनरल साहब क्योंकि आपका फौजी बैकग्राउंड है, क्या अमल दरामद हो रहा है? क्या उस कमीशन के ऊपर आप कमेंट करेंगे जो बलोचिस्तान के इतने वकाला शहीद किए गए और वो लेफ्ट के प्रोग्रेसिव एक जो पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले लोग थे, दिन दिहाड़े शहीद किए गए, बिल्कुल बिल्कुल उसके ऊपर क्या हुकूमत कर रही है? उल्टा आपके वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी उन्होंने, कर रही है, ले जाओ। ये बलोचिस्तान के ऊपर मरहम रख रहे हैं आप, वो चौधरी निसार साहब जो हमने शुरू किया था। आप अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, इंडिया के साथ आज जिस तरह के आपके तल्लकात हैं, क्या पीपल्स पार्टी ऐसे तल्लकात छोड़ कर गई थी? अच्छा चाचा साहब, ये एक जवाब मैं ले लूं बलूचिस्तान का, क्योंकि कोयटा के जो प्रोग्रेसिव लोग हैं उनका मारा जाना एक बहुत बड़ी साजिश थी सर, उनको शहीद करना। देखिए बात यह है कि अभी भी आपका तालिबान एक्टिव है, IS आपका एक्टिव है, तहरीर वाले लगे हैं, पूरे मुल्क में टेररिज्म मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में नहीं आया है। अगर इनके मारने में आप समझते हैं कि हुकूमत का हाथ है, फिर खुल के बात करो। ये टेररिज्म को जितना कंट्रोल इस गवर्नमेंट के दौर में, देखिए आसमा, इस गवर्नमेंट के दौर में जितना कुछ किया गया, हमारी हुकूमत के दौर में आर्म फोर्सेस ने जो कुछ किया, पुलिस ने जो कुछ किया, CF ने, सिविल आर्म फोर्सेस ने जो कुछ किया, अवाम ने जो कुछ ताउन किए, उसके नतीजे के तौर पर आज महीनों के महीने कोई ना कोई वारदात। जब हम आए तो रोजाना ये वारदात हो रहे थे, रोजाना एक्सप्लोसिव हो रहे थे, एक्सप्लोजन एक जगह हमारे बलूचिस्तान में हो रहे थे, पेशावर में हो रहे थे, इस्लामाबाद में हो रहे थे, लाहौर में, हर जगह था। बहुत कुछ इसमें किया गया है। अब अगर इस किस्म की चीज हो जाती है तो उसको हमने ये तो नहीं कहा कि हम सपोर्ट कर रहे हैं कि ठीक हो गया। जस्टिस काजी ईसा साहब ने जो रिपोर्ट दी है उसके ऊपर मनवान अमल किया जाएगा, जहां पर किसी की फेलिंग है उसमें तो सर वजारत दाखिला की फेलिंग है सर, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वजारत दाखिला के ऊपर उन्होंने कहा कि वजारत दाखिला ने उस तरीके के कार्रवाई नहीं की है जो कि नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर। अभी आप इंतजार करें, रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट को रोजाना मीटिंग्स हो रहे हैं उसके ऊपर, उसमें मजीद बेहतरी लाने के लिए वो की जा रही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जनरल साहब ने कहा है कि जो फैज ईसा रिपोर्ट कमीशन रिपोर्ट है उसके ऊपर अमल दरामद
दरामद किया जा रहा है, हमें भी इंतजार रहेगा कि उस पर अमल दरामद कब होगा और कब लोगों को भी इंसाफ मिलेगा और कब सियासी जमातें लोगों के, आवाम के मसलों के ऊपर जो है वो बात करेंगी। हम भी देखेंगे और आप भी देखेंगे, क्योंकि फैसला तो फाइनली 2018 में आप ही को करना है, फैसला आपका।